प्रिय साथियों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के इस शिक्षण मंच पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए 30 सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों को दिसंबर 2024 में होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी के भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करें, हमारे साथ इसको करने का प्रयास करें। अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट हैं इसमें, तो आइए हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं और इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन उसमें है, अच्छा एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को और दे दूं कि जो एग्ज़ाम हमारा 15 दिसंबर को होने वाला था वो एक दिन पहले अब वो कब आ गया है, 14 दिसंबर को हो गया है। कब? 14 दिसंबर को। मैं थोड़ा सा हेल्थ नहीं सही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया इस हाल फिलहाल में। एक वीडियो मैं आप लोगों को इस पे दे दूंगा प्रॉपर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब ये एग्जाम 14 दिसंबर को आ चुका है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। चलो, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ये सेकेंड पॉइंट यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक क्या है आपका सेकेंड पॉइंट ही है। लास्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों से सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। चलो, चौथा है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, पहला ही पार्ट्स आप लोग ध्यान दीजिए। तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं, तो आपका पॉजिटिव टर्म में आ गया, पुरस्कार एवं दंड नकारात्मक हो गया। ठीक है, ये प्रेक्षणात्मक अध्ययन सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वन, तो पहले का पहला सही हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम टू, यानी कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास का क्रम से तक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी, स्थूल से सूक्ष्म या सूक्ष्म से स्थूल। कौन सा सही होगा? याद रखना, चालक के विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। ठीक है, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड वन इज द राइट आंसर। नाउ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बालावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर बाल्यावस्था की समाप्ति, यानी कि द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज एडोलसेंस, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल एंड एंड चाइल्डहुड। कौन सा आंसर सही होगा थर्ड वन का? तीसरा का हमारा कौन सा सही होगा? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यानी कि किशोरावस्था उसको कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? लेओ वाइगोत्स्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज। क्या है? यानी कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अहं केंद्रित वार्ता होती है या व्यक्तिगत वार्ता होती है, उसको हम क्या लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ठीक है, पांचवा देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। यह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है?
यानी कि अगर वो चोरी करेगा तो जेल भेज दिया जाएगा, और यह दवाई उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए जरूरी है। तो इसमें कौन सा सही होगा? पांचवे का आप लोग बताइए। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास नहीं, सामाजिक क्रम, इसमें समाज का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा, सार्वभौमिक भी नहीं, दंड एवं आज्ञा पालन, अगर वो दवाई करते हुए चोरी में पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कौन सा आ गया? दंड आ गया। तो पांचवे का कौन सा सही हो गया? थर्ड वन इज द राइट आंसर, यानी कि द पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। यदि वह ऐसा करता है, यानी कि दवाई चोरी करता है, एक तो उसकी पत्नी की जान के लिए जरूरी है, दूसरा वह पकड़ा जाएगा चोरी में तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेजना क्या है? दंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पांचवे का कौन सा सही हो गया? तीसरा सही हो गया ना। 6 वन देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता, कौन सा सही है? बताइए। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं या घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है बच्चों? जेंडर रूढ़वादिता, यानी कि क्या है? एक क्या है? लिंग के साथ संबंधित, यानी कि अगर बच्चा है, लड़का है तो क्या है? लड़कियां केवल घर का काम करेंगी, लड़का बाहर का काम करेगा। तो जेंडर रूढ़वादिता तो ये तो है। ठीक, अब आता है 7वां क्वेश्चन। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, गलत है। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह भी गलत है। तो अनुभव जो लाती है उसको क्या करना चाहिए? उसको शामिल करना चाहिए क्लास में और उस पर विचार करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तो 7वें का कौन सही होगा आपका? 7वें का चौथा सही है। 8वां, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, गलत है। वह विशेष संस्कृति, नहीं, विशेष संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सके। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, नहीं, ये भी गलत है। तो चौथा देखते हैं। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बिल्कुल, एक शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को समान देखना चाहिए, तभी तो समावेशी कक्षा होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन तभी तो बढ़ेगा। सभी संस्कृतियों को जब वह एक साथ करेगा, यानी कि अगर आप लोग ध्यान दें कि भाई बनारस का भी सब लड़कियां हो सकत हैं, इलाहाबाद का भी लड़कियां हो सकत हैं और जौनपुर वाले भी हो सकत हैं। तो बोली थोड़ा थोड़ा हर जगह अलग अलग बात। तो मास्टर क्या करें कि अगर भदोही का मास्टर हैं तो अनदेखा करें, नहीं, सबके एक समान देखे के बाद, समझ गए ना आप लोग, एक समान। तो 4th वन इज राइट आंसर। 9वां देखते हैं आपका क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज नॉट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, यानी कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत कक्षा की? नहीं। समावेशी कक्षा की? बिल्कुल सही। 2009 RTE एक्ट 2009 जो करता है वो क्या करता है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, न तो मुख्य धारा न तो पृथक्करण को। ठीक है, तो दूसरा सही है आंसर। कौन सा सही है? सेकंड वन इज राइट आंसर। 10वां देखते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किसका है? समावेशी शिक्षा, पहला ही आंसर सही है। विशेष शिक्षा तो किसी एक वर्ग को समान दे जाए। बहुल सांस्कृतिक, जिसकी सांस्कृतिक में कक्षा में बढ़ोतरी होगी, जिस संस्कृति की, वह बहुल सांस्कृतिक शिक्षा हो जाएगी। तो कौन सा ये हमारा सही है? फर्स्ट वन इज ए राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब आता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं से सही मिलान को प्रस्तुत करता है? पहला क्या है? गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली, अधिगम, अशक्तता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिगत सीखने की योग्यता। कौन सा सही है? प्रतिभाशाली का क्या होगा आप लोग बताइए।
इसमें कौन सा सही होगा? प्रतिभाशाली का मतलब शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से जिसमें सीखने की योग्यता हो, यानी कि पहला का डी। ठीक। दूसरा अधिगम अशक्तता, या किस में आएगा? यानी कि जो क्या है, थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिसमें। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ के बारे में आप लोग जानते हो ना, जैसे आपका कई सारे डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो अधिगम यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किस में आएगी बताइए? जिसमें जैसे धारा प्रवाह में पढ़ने की कमी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है। अब आती है सृजनात्मकता, यानी कि जो समाधानों के बारे में सोच सकता हो, आसानी से सोच सकता हो, वो क्या होगा? थर्ड वन का क्या हो जाएगा? बी। अब अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, यानी कि जो अच्छे से सोच सकता हो, यानी कि मतलब कि जो उसमें सक्रियता नहीं है, तुरंत विचलित हो जाता हो, अवधान की कमी है, पेशेंस की कमी है, तो फोर्थ का सी। तो अगर हम देखें तो क्या होगा? पहला का डी, पहले का डी 3 में है, चलो ये तीनों सही हो सकते हैं। दूसरे का कौन सा है? ए। दूसरे का ए, इसमें सही निकला, तो मेरे ख्याल से ये कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए। 11 का सेकंड नंबर इज ए राइट आंसर। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। चलो ठीक है। सभी घटनाओं और वे पाठ्यपुस्तक गलत, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक नहीं, नकल करना गलत, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही। फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। बच्चा जहां भी अपने पार्टिसिपेट करेगा वही आंसर क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न प्रेरित करना चाहिए, डेफिनेटली प्रेरित करना चाहिए, पहला ही आंसर सही हो गया। फोर्थ वन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। अब नहीं का आंसर कौन सा होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, और फोर्थ वन भी सही है, और ये क्या है? गलत है। लेकिन यहाँ पर नहीं का भाई क्या होगा? नहीं क्या भैया? नहीं। तो फर्स्ट वन क्या होगा? सही। और ये सही है, लेकिन क्वेश्चन निगेटिव है, तो ये क्या होगा? ये सब आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक। अब ध्यान देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। चलो ठीक है। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। का उत्साह भंग हो जाता है। भाई उत्साह कैसे भंग हो जाएगा? किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, प्रभावित डेफिनेटली होते हैं। तो ये आंसर क्या है? नकारात्मक आंसर है, तो गलत हो जाएंगे। तो पहला आंसर क्या है? सकारात्मक है, तो सकारात्मक आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर देखते हैं। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह नहीं। बार बार अभ्यास करने के लिए नहीं, ये भी गलत है। पहला दूसरा आंसर गलत हो गया। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या कहता है? अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में बिल्कुल बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, और उनके गलतियों को हमें क्या करना चाहिए? सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अब जैसे एक बच्चा क्या कर रहा है? टेबल लिख रहा है 2, 4, 6, और अगर 6 के बाद वो 9 लिख रहा है, तो आप उसको टोके नहीं, आप उसको देखें और उस पर विचार करें, उसके प्रॉब्लम्स का पता लगाएं कि ये कहाँ से ऐसी मिस्टेक कर रहा है। ठीक है ना, ताकि बच्चे का सुधार किया जा सके। तो अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो बिल्कुल थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब आता है 17 मूल्यांकन। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल आ गया भाई, तब चलो। वस्तुनिष्ठ प्रकार नहीं, वस्तुनिष्ठ क्या अलग प्रकार से नहीं होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप लेना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। तो यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बिल्कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेफिनेटली
It must be a part of teaching learning process. Just because the assessment made the child, मूल्यांकन बच्चों का निर्माण करते हैं, बच्चों को समझ में आता है, बच्चे गलतियां करते हैं, हम उनको बताते हैं, उनका असेसमेंट करके उनका रेमेडी करते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है, ग्रो अप कर जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड वन इज अ राइट आंसर फॉर दिस, शुड बी अ पार्ट ऑफ, यानी कि असेसमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, दिस इज assessment just not for the primary or upper primary education, it is important for the higher education also. Assessment build up the student in any subject, in any topic. Okay, now question number 18, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल। एक निष्क्रिय, गलत है, निष्क्रिय आ गया। थर्ड वन, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, नहीं। अनुभव के परिणाम के रूप में, नहीं। पहला ही सही है। यह क्या है, इट इज एक्टिव एंड सोशल इन द कैरेक्टर, ये क्या है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। कौन, अधिगम, किसके दृष्टिकोण से, कंस्ट्रक्टिव के दृष्टिकोण से, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से अनुसार क्या है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, बताइए। परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी छोड़ रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो यू नो, फैमिली, यानी कि घर परिवार ही लड़कियन के सामाजिकरण का प्रथम प्रक्रिया होता है। ठीक, ये क्या होता है, प्रथम प्रक्रिया होता है, इसका ध्यान रखें आप लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। देखते हैं क्या है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। उनको लगता है बच्चों को, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अगर वो हतोत्साहित हो रहे हैं तो क्या करें, वो आसानी से छोड़ देते हैं। उनके जो ये छोड़ने की संभावना है, ये क्या कहलाती है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेद संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, बिल्कुल सही है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये अलग हैं ही नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, पहला। आसानी से जो छोड़ देने की संभावना बढ़ रही है, वो क्या कह रही है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, वे एक दूसरे से संबंधित हैं, तभी तो उसका ये संवेग आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्य पुस्तक के सभी, नहीं, पाठ्य पुस्तक आ गया, जय श्री सीताराम हो गया। पाठ्य पुस्तक फिर आ गया, अभ्यास आ गया, ये भी जय श्री सीताराम हो गया। पाठ्य पुस्तक में दी गई कंठस्थीकरण आ गए, ये भी सेम प्रक्रिया हो गई। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल। फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। बच्चों को उनके प्रॉब्लम्स के बारे में देखो, समझो और उनको विभिन्न विकल्पों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करो, यानी कि वो क्या करें, मल्टीपल सॉल्यूशंस देख सकें उस प्रॉब्लम्स का। हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करना है, याद करने के सिंगल एंडेड नहीं रखना है, उनके क्या करना है, हमें बच्चों को मल्टीपल थॉट्स के बारे में प्रोत्साहित करना है। तो क्या करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय चीज़ों को, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में हमें जानकारी देनी है। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अब आते हैं 22, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डिडक्टिव मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम कहें यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट शुड बी अ अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि
या फिर परंपरागत विधि? विच वन इज अ राइट आंसर, प्लीज टेल मी। यानी कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है। बच्चा खुद सोचता है, बच्चा खुद करना। हमने एक दे दिया कि आप सुलेख लिखिए, अब बच्चा लिखते समय सोच रहा है, यानी कि स्वयं से वो चीजें समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है और खुद पर सेंट्रलाइज हो रहा है। तो यानी कि ये कौन सा होगा? लर्नर सेंटर मेथड, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, जिसमें बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है, वो क्या होता है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है। ठीक है। निगमनात्मक विधि क्या है आपका? यानी कि जिसमें हम प्रॉब्लम जानते हैं, वो आपकी क्या होती है? यानी कि प्रॉब्लम जान के वो हमारा क्या हुआ? इंडक्टिव मेथड हुआ, निगमनात्मक विधि हो गई। जेंडर क्या है? जेंडर एक जैविक निर्धारक है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, एक सामाजिक संरचना है या एक आर्थिक अवधारणा है। 23 का कौन सा सही होगा? आर्थिक अवधारणा तो मतलब ही नहीं है, मनोवैज्ञानिक का भी मतलब नहीं है, जैविक निर्धारक का भी नहीं है, तो कौन सा सही होगा? एक सामाजिक, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ये। कौन? जेंडर। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके। नाउ 24, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ठीक है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एक अपेक्षाकृत नहीं। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है। नहीं, आनुवांशिक विशेषक नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न जाने की कई योग्यताएं शामिल है। तो बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, जो सिंगल एंडेड सोचती ही नहीं है। ठीक है। यानी कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट entirely measurable by the intelligence tests। ठीक है। 4th वन इज द राइट आंसर। अब हमारा आता है 25, द मेजर propositions of Jean Piaget's theory is that children thinking is inferior to adults, children thinking is superior to adults, children thinking is quantitatively different from adult, या फिर children thinking is quantitatively different from others। ये क्या है? क्वांटिटेटिवली, और ये क्या है? क्वालिटेटिवली। ठीक है। यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है। निम्न होती है कि नहीं होती है? बताइए 25 का कौन सा सही है? यह भी गलत है, वयस्कों से बेहतर भी नहीं होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती, बल्कि क्या होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब मैंने इंग्लिश के भी कंटेंट यहाँ पर रखे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को भी देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। और 4th वन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत एवं स्व। कौन सा सही होगा? किसका? 26 का। कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है? शारीरिक, यानी कि पहला शारीरिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, उसकी बुद्धि, फिर उसका सामाजिक और फिर उसकी सोचने की क्षमता संवेगात्मक। तो 1st वन इज अ राइट आंसर। 27 देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, अनुबंधित हो ही नहीं सकता, व्यक्तिगत कह ही नहीं सकते। तो पहला क्या है? सही है, एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है। 28 देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप लोग बताइए। अच्छा, मैं देखता हूँ उसमें, मैं देखता हूँ बस इसमें क्या कि एक का आ गया केवल, गलत हो गया, केवल आ गया गलत। पुरस्कार एवं दंड आ गया, हाँ पुरस्कार एवं दंड आ गया, ये भी गलत हो गया। पुरस्कार एवं दंड ये भी गलत।
अब क्या आ गया, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि उनको सोचने की क्षमता को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है? नहीं, बच्चे तो अपना क्या होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं। यानी कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। हर बच्चा सीख सकता है, सोच सकता है। ठीक है, तो 21 का फर्स्ट वन इज अ राइट आंसर। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? वर्तुल प्रतिक्रिया यानी कि सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफर्ड लिमिटेशंस, या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की यानी कि जस्ट उल्टा, विचारों का अनुत्क्रमणी। क्या होगा? विचारों की अनुत्क्रमणी नहीं। अब बताइए कौन सा होगा? 29 का अवस्था का यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। ना तो वर्तुल क्रिया कर पाती है, ना तो लक्षित कर पाता है, ना तो विलंबित कर पाता। करता कौन है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, फोर्थ वन इज राइट आंसर। 30 का देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आप लोग ध्यान दीजिए कौन सा आ गया, सक्रिय अन्वेषक आ गए, तो 30 का क्या होगा? तीसरा इज अ राइट आंसर। तो हमने 30 क्वेश्चंस लिए थे मित्रों, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हमने लिए थे। 30 क्वेश्चंस में मैंने आपको कराए हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपका आंसर की भी इसकी लगा दी है। तो साथियों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे ज्ञान विभव के इस सीटेड प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भैया इलाहाबाद, भदोही, बनारस, पूर्वांचल के सभी लड़कियों से हमारा निवेदन यही बा कि अपने ज्ञान विभव के सीटेड के इस चैनल के बहुत आगे ले जा आप सब। हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो रोज़ ले आई। ठीक बा, तबीयत खराब रही, अब हम थोड़ा सा वीडियो नहीं कर पाए। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सजेस्ट भी करें कि मैं क्या अच्छा आप लोगों के लिए कर सकता हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान विभव का एक ही एम है, वो क्या? लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।